नमस्कार मित्रों, निर्माण एकेडमी में मैं शेखर मिश्रा आपका एक बार आज फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए जीके का एक स्पीड टेस्ट लेके आए हैं जिसमें लगभग 40 सवाल हैं और आपको इसमें से 25 सही करने हैं। तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि आपका इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करते हुए हम लोग इस तरीके के वीडियो ला रहे हैं और लाते रहेंगे और आप हमारा साथ देते रहिएगा। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम जो है अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपका ये स्पीड टेस्ट शुरू करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि चारों वेदों में सबसे पुराना है और इसमें गंगा का केवल एक बार उल्लेख किया गया है। चलिए देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों फटाफट से दीजिए अपने आंसर। तो दोस्तों, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है और इसको आप लगा लीजिएगा। और चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं? तो आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं, बताइए फटाफट से। तो जनक हैं रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो पिंडारियों का जो उन्मूलन, पिंडारी जो है वो मराठा जाति के लोग थे और ये लुटेरे थे और इनके उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना किन्हें जाता है? रामानुजाचार्य को। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भक्ति आंदोलन के जनक हैं रामानुजाचार्य। देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा आज का अगला जो प्रश्न है, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगी है? यानी जो भारत की सीमा रेखा है वो किस अपने पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी जुड़ती है? तो वो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और भारत की सीमा रेखा सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ ही लगी हुई है। तो इसको आप डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे अगला प्रश्न। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आप ऑप्शन देखिए और उत्तर अपना दीजिए फटाफट से। तो निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट धूलियर। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है और ये भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और अंडमान, यहाँ एक बात और बता दें कि अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है सैडल पीक। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट धूलियर। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? यानी मदुरई जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो फटाफट से अपने आप उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है वैगेई नदी। वैगेई, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वैगेई नदी के बारे में एक तथ्य और जान लीजिए कि ये भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित नदी है वैगेई नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केरल। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। केरल में ही सबसे ज़्यादा काली मिर्च की खेती की जाती है और अंग्रेजी शासनकाल में यहीं से निर्यात भी किया जाता था काली मिर्च का। तो इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो दोस्तों, जो लाल मिर्च की खेती होती है वो सर्वाधिक होती है आंध्र प्रदेश में। इसलिए आपका उत्तर सही हो जाता है सी। तो आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ एक मिसप्रिंट है, आप जान लीजिए, ये डुलहस्ती है।
तो डुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है जम्मू कश्मीर, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये चेनाब नदी पर स्थित है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा और जानते रहिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कोलकाता में ही ये संगठन स्थित है। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग चैनल पर आ सकें और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकें। तो आपका ये दायित्व तो है कि इस चैनल को शेयर जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है लाओस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है लाओस। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी जल्दी से बताइए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं एडम स्मिथ, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर मंडल की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉपरनिकस ने ही पहली बार ये बताया था कि सूर्य बीच में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसको हम सन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। और सौर मंडल की खोजकर्ता यही माने जाते हैं कॉपरनिकस, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे अगला प्रश्न। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो ग्रहों की गति का नियम जिसने दिया था उनका नाम है केपलर, और केपलर, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चंद्रमा पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जहां पहली बार चंद्रमा पर सैटेलाइट उतरा था वही स्थान सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जानते रहिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी फटाफट से। तो चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है शंघाई को। तो शंघाई एक प्रसिद्ध शहर है चीन का, और इसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है ना, कपड़ों के लिए। और ये कहाँ? इंग्लैंड में, यूके में। और भारत का मैनचेस्टर और ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको अगले वीडियो में देंगे भारत के विषय में। तो आप यहाँ चीन का मैनचेस्टर कौन है? शंघाई, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की आकृति कैसी है? ऑप्शन देखिए और अपना उत्तर दीजिए फटाफट से। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी फटाफट से। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित कहां है? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप याद रख लीजिएगा और फटाफट से उत्तर दिया करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? महापद्मनंद नंदवंश के प्रसिद्ध शासक थे, और जो मगध साम्राज्य था उसके सबसे ज़्यादा ताकतवर शासक माने गए हैं महापद्मनंद। और महापद्मनंद को किस और क्या कहा जाता था? उग्रसेन के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? बताइए फटाफट से। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और इन्होंने सुदर्शन झील का एक तरीके से उसकी मरम्मत करवाई थी, इसलिए आप इसको जरूर जानते रहिएगा कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। जबकि इसे किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और यहाँ पुनरुद्धार है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से।
तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? तो ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कब स्थापित हुआ था? 700 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, और ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आप जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको फटाफट से देना है मैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है 1971, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति जो जल रही है वो 1971 से जल रही है, जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न है ये, फटाफट से देना है। तो दोस्तों भारत में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1780 में, यानी 1780 में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1780 में भारत में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? बताना है आपको। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? मधुबाला को, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मधुबाला को किसके नाम से जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। देखेंगे आज का अपना अगला प्रश्न है। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? आप जानते हैं ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको। तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था जो है 29 अप्रैल 1954 को, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 29 अप्रैल 1954 किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच समझौता, पंचशील समझौता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। याद रख लीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, आप जानते रहिएगा। तो डीएनए जांच केंद्र स्थित है हैदराबाद में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और इसको डीएनए अंगुली छापन या फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। तो डीएनए जांच केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है? अपने उत्तर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र में, जो भारत में जो स्टेट हैं उसमें से महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लंदन में जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में, और इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। किसने की थी ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। इसको की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ना। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र भी निकाला था 1905 में, और 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लव म्यूजियम किस देश में है? दोस्तों लव म्यूजियम किस देश में है आपको बताना है। तो लव म्यूजियम है फ्रांस में, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रांस जो कि यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है पेरिस, और यहाँ जो है लव म्यूजियम है कहाँ? फ्रांस में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आपको ऑप्शंस में से। तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव,
इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के शासनकाल में भारत में आर्थिक सुधार संबंधी नीतियां लाई गई थी, जिन्हें हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। देखते हैं अगला प्रश्न। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासक दक्षिण भारतीय शासक थे, भारत के बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं। तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी भाषा थी? तमिल। और चोल शासक जो है वो स्थानीय स्वशासन उनके यहाँ सबसे पहले लाया गया था। वो भारत का जो है प्राचीन इतिहास है चोल शासकों का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और पेरिस कहाँ है? ये फ्रांस की राजधानी है, यूरोप के देश फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ऑप्शन ए में पेरिस में लोअर संग्रहालय स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। याद रख लीजिएगा, मैग्नीशियम कहाँ किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न आज का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? बताना है आपको, आप अपने ऑप्शन देख लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत में पहली औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई थी? बताना है। तो ये आई थी 1948 में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। याद रख लीजिएगा, 1948 में आई थी औद्योगिक नीति पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए, और हम आपको जो है उसमें उत्तर भी आपको देंगे, आपको बताएंगे, और इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, अपनी तैयारी आगे बढ़ाने के लिए। और शेयर करके वीडियो को फैलाइएगा ज़रूर, जिससे आपके और साथी भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों।